बंधुओं नमस्कार। आज पुनः मैं आपके सामने एक नया बहुत ही रोचक विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि यह नवीन विधिक प्रावधानों पर आधारित है और उस समस्या से संबंधित है जो कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति बहुधा देखा करते हैं। और यह किराएदार और भवन स्वामी के संबंध में है और किराएदारी के संबंध में जो जटिलताएं और परेशानियां किराएदारों को, इसके साथ साथ ही भवन स्वामियों को आती हैं, उनसे संदर्भित है। तो इस पूरे YouTube वीडियो को देखने के दौरान या उपरांत कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, तो अब विषय पर आते हैं। विषय यह है कि आदर्श किराएदारी अधिनियम 2021। अब लोगों के मन में यह उत्कंठा होगी या कौतूहल होगा या एक जानने की इच्छा होगी कि यह केंद्रीय विधि किस प्रकार से बना दी गई, क्योंकि सामान्यतः किराएदारी जो है यह राज्य सूची का विषय है। जैसे कि संविधान में 3 सूचियों का वर्णन होता है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और जिस पर केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें विधायन करती हैं, तो उनके लिए सूचियां प्रदान की गई हैं संविधान में। तो वस्तुतः किराया जो है वह राज्य सूची का विषय है, परंतु यह बात देखने में आ रही थी कि संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के कानून किराएदार और मकान मालिक के संबंधों को या किराएदारी के समस्या को नियंत्रित करने के लिए विद्यमान थे, जिसमें विभिन्न प्रकार की विसंगतियां थीं या आपस में उनमें कोई साम्य नहीं था। और यह भी देखा जाता था कि सामान्यतः विधि निर्माताओं को यह समझ में आता था कि विधि न्यायालय के अंतर्गत या प्रायोगिक दृष्टि से किराएदारों के पक्ष में ज़्यादा झुकाव रखती थी, मकान मालिकों के हितों की उपेक्षा की जाती थी। यह बात मकान मालिकों तथा भवन स्वामियों के मध्य बहुत दिन से असंतोष का विषय बनी हुई थी। तो इस बात को ध्यान में रखकर केंद्रीय विधायन ने एक मानक विधि अधिनियम के रूप में बनाई और बनाने के उपरांत उसे प्रत्येक राज्य को प्रेषित कर दिया, इस आशय के साथ कि आप स्थानीय विधि में यानी अपने यहाँ की किराया विधि में इस मानक विधि के अनुरूप संशोधन कर लें अथवा आमूलचूल परिवर्तन करके नई विधि बना लें, जिससे कि जो दिशा निर्देश इस केंद्रीय विधि में दिए गए हैं और जिसके माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि जो विसंगतियां स्थानीय विधियों में थीं उन्हें दूर किया जाए। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय परिवर्तनों के साथ प्रत्येक राज्य इस विधि में प्रदत्त दिशा निर्देशों को अपने किराएदारी नियमों में समावेशित करते हुए उसे सुसंगत बना लेंगे। इस प्रकार से और इसी उद्देश्य से इस मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 को बना करके राज्यों को प्रेषित कर दिया गया। ये जून 2021 में बना दी गई थी और बनाने के बाद राज्यों को वितरित कर दी गई थी। अब बात सारी ये आती है कि उदाहरण के तौर से कि हम देखें कि यदि वो बातें या वो कारण जिन्होंने केंद्र सरकार को इतना बड़ा निर्णय, जिसके अंतर्गत एक बहुत बड़ी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया गया है, उसके आधार क्या थे। तो सबसे पहले ऐसे अधिनियम को बनाने के उद्देश्य के रूप में देखें कि भवन स्वामियों को उसी प्रकार से संरक्षित करना जिस प्रकार से कि किराएदारों के हितों का संरक्षण विद्यमान विधियों के अंतर्गत है। तो दोनों को समान धरातल पर ले आना, क्योंकि मकान मालिक क्या होता है, अपनी भूमि, अपना भवन, उसमें लगाए गए धन के अनुपात में किराए की प्राप्ति कभी कभी नहीं होती और किराएदार से मत वैभिन्न होने के कारण न्यायालयीन व्यवस्था में उसका समय बहुत ज़ाया होता है, शक्ति का क्षरण होता है, धन का नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति प्रदान करने के लिए एक नियम में प्रावधान दिए गए हैं इस नियम में, और जिसके अंतर्गत देखा गया कि राज्य भी अपना संशोधन कर लेंगे तो मकान मालिक और किराएदार दोनों ही अब समान धरातल पर ला गए। दूसरा ये था कि कहीं कहीं देखने को होता था कि मकान मालिक अग्रिम किराए में अनुचित रूप से धनराशि की मांग करता था, तो उसे भी नियमित कर दिया गया कि अब एक सीमा से ज़्यादा आप अग्रिम धनराशि के रूप में नहीं मांग सकते, जिसको हम कहते हैं एडवांस रेंट नहीं डिपॉजिट करा सकते, जो हमको या उसको कहते हैं हम लोग डिपोजिशन मनी, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर द
एश्योरेंस दैट द प्रॉपर्टी विल गिवन इन ऑन लीज विल नॉट बी डैमेज्ड। तो ये चीज़ है कि जो आप उसको अनुपातिक रूप से अग्रिम धनराशि की जमा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तीसरा, जब कभी भवन स्वामी अपने उस भवन को, चाहे वह रिहायशी हो चाहे वह व्यावसायिक हो, वापस पाना चाहता था, तो पुराने किराएदारी अधिनियम में ये था कि आपको किराएदार को यह अधिकार होता था कि वह अपनी परेशानी या बाध्यता बता करके मकान मालिक की आवश्यकता को नकार सकता था, या मकान मालिक की आवश्यकता और किराएदार की आवश्यकता के बीच में एक संतुलन देखा जाता था। तो इसको हम लोग कहते थे कंपैरेटिव हार्डशिप का सिद्धांत, जिसमें देखा जाता था कि यदि किराएदार को मकान से निकाल दिया जाए तो क्या वह ज़्यादा दुविधा परेशानी में आएगा या मकान मालिक को जो लाभ मिलेगा वह ज़्यादा होगा। तो इसके बीच में संतुलन बनाया जाता था। तो ऐसी स्थिति में बहुधा किराएदार के पक्ष में ही निर्णय जाता था। तो कंपैरेटिव हार्डशिप के सिद्धांत को लगाते हुए मकान मालिक को अपनी संपत्ति वापस पाने में, खासकर व्यावसायिक संपत्तियां जो होती थी उसमें बड़ी कठिनाई होती थी। तो इसलिए इस पक्ष पर भी केंद्रीय अधिकरण ने, केंद्रीय विधायन ने ध्यान दिया है और इस समस्या का निराकरण करते हुए कह दिया कि अब कंपैरेटिव हार्डशिप का सिद्धांत लागू नहीं किया जाएगा जब भी वेकेशन और प्रॉपर्टी की बात आएगी। अब आती है तीसरी बात। उन्होंने कहा कि हमने बहुधा देखा है कि लोग मौखिक बातचीत के आधार पर किराएदारों को रख लेते हैं और जिसमें विवाद की स्थिति में तू मैं होती है और किराएदार कहता है नहीं मकान मालिक ने हमें ये नहीं कहा था, मकान मालिक कहेगा नहीं हमने तो ऐसा कहा था। तो ऐसी स्थिति में बिना किसी लिखित प्रमाण के होने से वाद विवाद के बिंदु और आधार बढ़ जाते हैं और आपस में विवादों की होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चीज़ का पूर्ण रूप से निराकरण करने के लिए अब यह दिशा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक किराएदारी का करार वह पंजीकृत होना ही होगा और पंजीकरण करने के पश्चात उसमें शर्तें लिखित होंगी। इसलिए भविष्य में कोई विवाद होता है तो उसमें फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी। उस करार में लिखित शर्तों के अध्ययन ही भवन स्वामी और किराएदार अपने अपने दायित्वों के निर्वाह करने के लिए बाध्य होंगे। तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी आ गई है। अब इसके साथ तीसरी चीज़ और भी आ गई कि मकान की सामान्य देखभाल कौन करेगा। जो छोटी मोटी देखभाल होती है, रिपेयर, माइनर रिपेयर मेंटेनेंस है, तो माइनर रिपेयर मेंटेनेंस का दायित्व दे दिया गया है किराएदार को और मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो दे दी गई वो मकान मालिक को दे दी गई कि भाई आप स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या और कोई मेजर प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी में मकान के, तो वो देखेगा मकान मालिक। और रोज़मर्रा की छोटी मोटी चीज़ों के लिए किराएदार स्वयं अपने स्तर पर उसको मरम्मत करा लेगा। अब इसके बाद भी एक बात और आती थी कि जिसको हम लोग कहते थे कि को टेनेंट, या उर्दू में उसको कहते थे शिकमी किराएदार। तो ये को टेनेंट जो है अब आप रख सकते हैं, क्योंकि महानगरों में देखा गया है कि किराया बढ़ जाने से एक आदमी नहीं रह सकता, तो 2-3 बच्चे आपस में जो बैचलर्स एकोमोडेशन में रहते हैं वो रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कोई भी यदि एक व्यक्ति मकान मूल रूप से किराए पर लेता है, वो अपने साथ में किसी अन्य किराएदार को साझी करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकेगा, लेकिन लिखित करार के माध्यम से और मकान मालिक की, भवन स्वामी की पूर्व अनुमति के पश्चात, बिना मकान मालिक से पूर्व अनुमति लिए और करार के रूप में उसे लिपिबद्ध किए आप अपने साथ कोई को टेनेंट नहीं रख सकते। यू आर नॉट अलाउड टू अलाउ एनी को टेनेंट टू लिव विद यू अनलेस यू सीक अ रिटन परमिशन और प्रायर परमिशन विद द टेनेंट इन अ रिटन फॉर्म। तो ये बात हो गई। अब बात इसके अतिरिक्त और भी आती है कि जब मकान मालिक किराएदार के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को पहले निपटारा करने के लिए हम लोग जाते थे दीवानी न्यायालय में, और सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता था वो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत किराएदारी के मामलों को, या एसडीएम कहीं कहीं वो किराएदारी के मामलों का निपटारा करने के लिए एक फोरम होता था। लेकिन अब इस चीज़ को हम लोगों ने निपटान करने के लिए, या केंद्रीय सरकार ने निपटान करने के लिए यह कह दिया कि नहीं, अब हम एक विवाद निपटारण तंत्र एक अलग से विकसित करेंगे और यह त्रिस्तरीय होगा। इट विल बी 3 स्टेज, इट विल हैव 3 स्टेज। फर्स्ट इट विल बी नोन एज रेंट अथॉरिटी, तो इसको हम लोग कहेंगे किराया प्राधिकरण। ये मूलभूत आधारभूत स्थिति है। दूसरा होता है रेंट कोर्ट्स और तीसरा होगा रेंट ट्रिब्यूनल्स। तो सबसे पहले क्या हो गया, रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट एंड रेंट ट्रिब्यूनल्स। तो इस नवीन 2021 के अधिनियम में, जिसको हम लोग मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 कह रहे हैं, इसमें ये कहा गया कि कोई भी किराया और किराएदार जो किसी भवन को किराए पर ले रहा है उसे रेंट अथॉरिटी के
समक्ष जा कर के अपने एग्रीमेंट को पंजीकृत करना पड़ेगा और पंजीकृत एग्रीमेंट में वर्णित शर्तों के आधार पर ही मामले का निपटारा होगा। फिर दूसरी चीज़ ये आ गई कि क्या होना चाहिए कि अग्रिम कितना ले सकते हैं आप। तो अग्रिम लेने के लिए ये कहा गया कि अग्रिम आप केवल ले सकते हैं 2 माह का किराया, जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए होगा, और जहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं या बिजनेस के लिए जो बिल्डिंग्स ली जाती हैं उनमें अधिकतम 6 महीने का किराया आप एडवांस ले सकते हैं। और यह जो डिपॉजिट मनी होती है, जो एडवांस रेंट होता है, ये वापस की जाएगी जिस समय इविक्शन होता है, जिस समय मकान खाली करके मकान मालिक को वापस किया जाता है, उस समय इसे वापस करना होगा। अब बात आती है कि क्या पुरानी विधियों के अंतर्गत भी किराए को पंजीकरण करना आवश्यक होता था? तो यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि किरायादारी किसी मकान की एक पट्टा प्रदान करने की रीति होती है, जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 107 द्वारा नियंत्रित हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर ये धारा 3 में कहा गया है कि 12 माह से अधिक का कोई भी पट्टा, 12 माह तक कोई नहीं, मौखिक दिया जा सकता है, लिखित हो सकता है, पंजीकरण की ज़रूरत नहीं, लिखित की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन 12 माह से अधिक का कोई भूमि का पट्टा, भवन का पट्टा, जिसको कि हम लोग टेनेंसी कहते हैं, किराएदारी कहते हैं, लिखित और पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से ही दिया जा सकता है। और धारा 17(1) में इसका वर्णन है, जो कि हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 82 कहते हैं, धारा 107 में वर्णन है। पंजीकरण के लिए हम लोग आते हैं किसके लिए? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 17(1) में भी इसी प्रकार के पंजीकरण की बाध्यता का वर्णन मिलता है। तो अब ये बात हम लोग कर रहे हैं, पहली बात संपत्ति से संपत्ति अंतरण अधिनियम, उसके बाद मॉडल जो ये रेंट टेनेंसी एक्ट हो गया। इन सब को मिलाकर देखें तो किराएदारी का पंजीकरण किया जाना आवश्यक होता है। वैसे भी प्रायोगिक स्तर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब कहीं मकान मालिक और किराएदारी के मध्य कोई विवाद होता है तो उस विवाद की स्थिति में हम अनिश्चित शर्तों पर अपने दावे करें। इससे बेहतर है कि अपनी निवास की या किराए पर दिए जाने की शर्तों को हम लिखित और पंजीकृत कर लें, तो विवाद की समस्या शून्य हो जाती है, भ्रम की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ें हो गई जिसके के अंतर्गत हम लोगों ने यह मॉडल टेनेंसी एक्ट बना दिया। अब इसके बाद एक चीज़ और नवीनतम हुई है जो 1 अप्रैल 2025 से आई है। वो क्या है कि आदर्श किराएदारी अधिनियम 2021 के अधीन गृह किराया नियम 2025 बनाया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है। अब इस गृह किराया अधिनियम 2025 जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है, इसका मूल उद्देश्य यह था कि जो किराएदारी पर प्रदान किए गए भवन हैं उससे प्राप्त आय को, जो हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में डालते थे, इनकम टैक्स रिटर्न में जो आयकर का जो हम लेखा जोखा प्रस्तुत करते थे आयकर विभाग को, उसमें कैसे भवन से प्राप्त आय को नियंत्रित किया जाएगा, उस पर भी यह 2025 का गृह किराया अधिनियम जो है जो कि 1 अप्रैल 25 से प्रभावी हुआ है, उसमें प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी आय जो कि भवन के किराए के रूप में प्राप्त होगी वह अब कर योग्य होगी। हाँ, उसमें छूट की सीमा है, वो 30% छूट दे देते हैं उसमें। अब लेकिन ये कह दिया गया कि पहले था कि TDS हो जाता था, माने अग्रिम कटौती हो जाती थी प्राप्त आपकी आय में, जो कि 50,000 रुपये प्रति माह यानी 6 लाख रुपये के आसपास होती थी। अब ये हो गया कि 6 लाख रुपये प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली किराए की राशि पर अग्रिम कर कटौती नहीं होगी। तो इसको एकदम 12 से भाग करें तो लगभग 50,000 रुपये प्रति माह तक यदि कोई व्यक्ति भवन से किराया पा रहा है तो उसे TDS अग्रिम कर कटौती कराने की आवश्यकता नहीं है। वह जो रिटर्न फाइल करेगा तब वह उसमें अपना कर अपनी आय में जोड़ करके उसके हिसाब से उसका गणना करके वह कर जमा कर देगा। फिर तीसरी बात ये आ गई कि किराए में यदि वृद्धि करते हैं ना, एनुअल इंक्रीज इन रेंट होता है ना, हर साल जब किराए में वृद्धि होती है तो हम लोग लिख देते थे कि इतने प्रतिशत होगी, इतने प्रतिशत होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप किराए में वृद्धि करते हैं तो रिहायशी मकानों के लिए 3 मंथ्स एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी आपको
कि जी हाँ, अब हम किराए में अगले 3 महीने बाद वृद्धि करेंगे। और इसी तरह से जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उसमें 6 महीने के एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी। ठीक है। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ रेंट। तो जो मैंने आपसे कही कि जहाँ वो अथॉरिटी बनाई गई है, रेंट अथॉरिटी, जो कि किराया प्राधिकरण है, उसमें किराए के एग्रीमेंट लिखने और हस्ताक्षरित होने के 60 दिनों के अंदर उसे पंजीकृत कर लेना होगा और ऐसा पंजीकरण अनिवार्य है। तो कहने का मतलब हुआ, व्हेन एन एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी इज साइन बाय द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, इट इज़ टू बी रजिस्टर्ड विद इन 60 days ऑफ पुटिंग ऑन साइन ऑन द सेम डॉक्यूमेंट, दैट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी। तो ये बात निकल के आ गई। अब रह गई बात कि कैसे आवेदन करेंगे। तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है, जो हर ज़िलों में उपस्थित होगा और वहाँ पर उसमें बात जाएंगे, तो आप उसमें ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं या उसमें पोर्टल पे जा कर के रजिस्टर कर सकते हैं और ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। दोनों तरह से हो सकता है। अब ये हो गया कि जो हमने किराए में वृद्धि की बात की, तो उसके लिए 3 महीने की नोटिस और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 6 महीने की नोटिस। तो क्या आप साल में कई बार कर सकते? नहीं, किराए में वृद्धि मात्र साल में एक बार ही होगी। और इसके बाद जो सबसे अच्छी बात आ गई, व्हेन एनी सूट फॉर इविक्शन इज़ फाइल्ड, नो प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव हार्डशिप विल बी अप्लाइड एंड इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड विल बी केप्ट ऑन द सेम फूटिंग। तो ये सब होने का अच्छा बड़ा सरलीकरण हो गया और मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की रक्षा हो गई, मनमानी पर रोक लग गई और इसके हिसाब से वाद निस्तारण में भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई कि इतनी समय सीमा के अंतर्गत आपको मामले का निर्धारण करना होगा। तो कहने का अर्थ है कि इन्होंने कह दिया कि जब हम रेंट ट्रिब्यूनल में कोई वाद डालेंगे तो उसे 60 दिनों के अंतर्गत उस वाद का निपटारा करना होगा। पहले क्या होता था, सिविल सूट्स दायर होते थे और सालों साल लग जाते थे, जिससे मकान मालिक भी हैरेस होता था, किराएदार अपने अधिकार का प्रयोग करके मकान मालिक को उसकी संपत्ति के उपयोग से वंचित करता था। तो इस चीज़ को भी समाप्त कर दिया गया है। अब बड़ा ही पारदर्शी हो गया है और चीज़ें अच्छी हो गई हैं और जो ग्रीवांसेस थे उनको पूरी सीमा तक मीट करने की व्यवस्था इस अधिनियम में और इस विनियम 2025 में की गई हैं। धन्यवाद।